वॉइस इज ओके। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो अभी दीपावली का माहौल भी बन गया है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आपकी बधाई के लिए थैंक यू। कमेंट आ रहे हैं सर। अभी तो साफ सफाई चल रही है, तो जो हालात आपके चल रहे हैं वही मेरे चल रहे हैं। क्लासेस भी थोड़ी सी डिले हो रही है। कारण ये है, जो एक टास्क घर पे जो मिल रहा है वो भी पूरा करना है, आप लोगों का भी पूरा करना है। पवन बिश्नोई सर, अगर हम फर्स्ट रैंक मेरिडियन एकेडमी से लाए तो क्या स्पेशल गिफ्ट होगा? देखो, एक तो आपकी जो फीस ली है वो वापस रिफंड करेंगे हम। और उसके बाद में समान मेरिडियन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे बुला के, और जो ताज पेशी आपकी हो सकती है वो ताजो पेशी की जाएगी। ये एक स्टूडेंट जिनका, कौन से वाला क्लास वाले में प्रॉब्लम आ रही है? कुछ स्टूडेंट वो शायद देख नहीं रहे, स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो एक ये चौधरी जी हैं, इनका देखना। एक बार कॉल करके इनके सिलेबस में टेस्ट सीरीज वाला पार्ट ऐड है या नहीं है ये बताना। हाँ जी। तो लास्ट में अपना जो बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट चल रहा था, यानी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो लास्ट पार्ट अपना, बंगाल की खाड़ी की नदियों का, जिसमें हमने जो हमारी दो नदियां वो कंप्लीट हो गई थी, जिसमें राजस्थान की एक तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नदी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी चंबल। देन उसके बाद में दूसरी बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? बड़ी नदी यानी वाटर प्रेजेंस, वो है बनास। चंबल और बनास के बाद में, बनास में राइट साइड में आने वाली जो प्रमुख नदी होती है वो होती है बेड़च। बेड़च जिसको आयड़ भी कहा जाता है, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता है। और इसके बाद में जो लास्ट चंबल की तरह यमुना में डायरेक्ट मिलती है वो नदी कौन सी है? गंभीर रिवर। तो ये आपके जो चार नदियां हैं जो बीओबी रिवर के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर और बनास रिवर, ये अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब बनास में राइट साइड से आने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बेड़च रिवर। तो बेड़च नदी का जो ओरिजिन या उद्गम है, ये उद्गम आता है गोगुंदा हिल से। यानी ओरिजिन कहां से होती है? गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर। उद्गम के बाद में इसका जो संगम है, वो संगम है बनास के अंदर। बनास का पहला त्रिवेणी कौन सा है?
जहां ट्रिपल बी एक साथ आते हैं, यानी बिगोद, बिगोद के साथ में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के साथ में बनास, यानी ट्रिपल बी, बनास, बिगोद और भीलवाड़ा। तो यहां इसका संगम होता है गोगुंदा से लेके बनास तक। इसका जो टोटल लेंथ है, यानी उद्गम से संगम के बीच की दूरी क्या होगी? लेंथ ऑफ रिवर, नदी की लंबाई। तो इसकी जो लेंथ है 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर। और इस लंबाई को लेकर, यानी जहां गोगुंदा से ओरिजिन करती है और संगम जहां बनास में करती है, इस लंबाई को लेकर इसका अपना एक कैचमेंट एरिया है। वो कैचमेंट एरिया मुख्यतः कौन कौन से पार्ट में है? तो कैचमेंट एरिया वाले के अंदर, यानी उद्गम से संगम के बीच का जो एरिया है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे? तो दो डिस्ट्रिक्ट तो आपके समझ में आ रहे हैं। एक तो जहां से ओरिजिन हो रहा है उदयपुर, और एक जहां संगम हो रहा है भीलवाड़ा। उसके बीच में बेडच मुख्यतः चित्तौड़गढ़ से बहते हुए आती है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो फोर्ट अर्थात चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो बेडच, और बेडच की एक सहायक नदी आती है गंभीरी, उन दोनों नदियों के किनारे पर स्थित है। तो इसमें जो कैचमेंट एरिया है वो यूसीबी में आता है। यूसीबी अपने क्लॉथ्स का एक इंटरनेशनल ब्रांड भी आता है, यूनाइटेड कलर्स बेनेटन करके। तो आप उस तरीके से नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट आपको दो याद है ऑलरेडी, उदयपुर और भीलवाड़ा। इसके बीच में एक आप चित्तौड़ को भी याद रखिए। तो इसके कैचमेंट एरिया में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। तो ये इसके कैचमेंट एरिया में आने वाले प्रमुख जिले हैं। तो ये इसका कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? जैसे ये खमनौर हिल्स, खमनौर हिल्स राजसमंद, यहां से जो मुख्य नदी है अर्थात बनास, इस बनास में राइट साइड से आने वाली जो मुख्य नदी है, या राइट साइड से इसकी प्रमुख नदी है, वो आयड़ नदी। इसे आयड़ नदी को उदय सागर झील में गिरने के बाद, अर्थात इसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें उदय सागर झील बीच में आती है। इसी उदय सागर झील के बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेडच। तो एक तो ये अपना नाम चेंज कहां करती है, उस झील का नाम याद रखिए, उदय सागर उदयपुर में। जो महाराणा प्रताप उनके पिताजी उदय सिंह जी के द्वारा निर्मित। और इस बेडच में दाईं ओर से आने वाली एक प्रमुख सहायक नदी एमपी की ओर से गंभीरी नदी, और इस गंभीरी और बेडच के किनारे पर राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट स्थित है, अर्थात चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ फोर्ट कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बेडच और गंभीरी नदी। और ये बनास में जिस जगह संगम करती है वो बनास का पहला त्रिवेणी है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो ये बेडच का संगम भी है, और बेडच के लिए एक त्रिवेणी जो बनास का पहला त्रिवेणी भी है। तो बिगोद भीलवाड़ा में ये संगम किसमें करेगी? बनास नदी के अंदर। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक तो जिन पहाड़ियों से राजसमंद के सदन की तरफ, ये राजसमंद के दक्षिण की ओर गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकलने के बाद उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करती है, उसके बाद में इसका नाम क्या होता है? बेडच। तो एक तो इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि आइड नदी को किस झील में गिरने के बाद बेडच कहा जाता है? तो आंसर रहेगा उदय सागर। फिर बेडच और गंभीरी नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा फोर्ट स्थित है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। या फोर्ट के रेफरेंस में भी पूछ सकते हैं
कि राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़ कौन सी नदियों के किनारे पर है। ये हिस्ट्री में कई बार स्टेटमेंट गलत भी आ जाता है। वहां बेड़च और गंभीर नदी आता है, उसको कई बार सही मान लिया जाता है, जबकि गंभीर नदी करौली से निकल के डायरेक्ट यमुना जाती है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास जो बेड़च में मिलती है वो गंभीर नहीं होकर वो गंभीरी रिवर है, मध्य प्रदेश से आने वाली। जबकि गंभीर तो करौली की नदी है जो धौलपुर, भरतपुर और उसके बाद में यूपी मैनपुरी की ओर जाके और मुख्यतः यमुना में संगम करती है। जबकि ये जो गंभीरी नदी है ये यमुना तक नहीं जाकर बेड़च में जाती है। बेड़च इसके पानी को बनास, बनास फिर इन सब के पानी को चंबल में, और चंबल उनको लेके किस में जाएगी, यमुना के अंदर। तो पार्ट तो ये भी यमुना अर्थात बे ऑफ बंगाल का ही है, लेकिन मुख्यतः बेड़च के थ्रू जाती है। तो इसमें ये कुछ पार्ट है अपने, जैसे क्वेश्चन के अंदर एक तो पूछने लायक है उदय सागर, दूसरा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और फिर बनास में दाईं ओर या राइट साइड से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो आंसर रहेगा बेड़च। जबकि बनास की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, खारी। तो बेड़च की विशेषताओं में इन दो तीन पॉइंट को अपन इंडिकेट करते हैं। तो विशेषताओं में एक तो उदय सागर झील का इंपॉर्टेंस है, उदय सागर झील, इसका इंपॉर्टेंस है कि आइड नदी इस झील में गिरने के बाद, तो एग्जाम में क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा कि किस झील में गिरने के बाद, इस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। दूसरा पॉइंट, यानी किस झील में गिरने के बाद, यहां पे क्वेश्चन रहेगा किस झील में, तो आंसर रहेगा उदय सागर। दूसरा इसमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट को लेकर कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट मुख्यतः कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च एवं, बेड़च के साथ दूसरा नाम याद रखिए गंभीरी नदी, बेड़च एवं गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट है बेड़च नदी दाईं ओर से बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसमें कंडीशन है दाईं ओर, दाईं ओर यानी राइट साइड, दाईं ओर या राइट साइड से बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो राइट साइड के अकॉर्डिंग या दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में किसको माना गया है, बेड़च को। जबकि बनास की वास्तव में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, खारी, जो उसके लेफ्ट साइड में होती। तो इसका मीनिंग राइट साइड से कोई और होगी, तो राइट साइड के आंसर में हम किसको मानते हैं, बेड़च। फिर बेड़च की सहायक नदियों की जब बात आती है, तो बेड़च की सहायक नदियों में एक तो इंपॉर्टेंट अपने गंभीरी रिवर, और एक चित्तौड़ भीलवाड़ा की सीमा पे एक नदी आती है जिसका नाम है ओराई नदी। जैसे हम सब्जी बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, राई, तो राई को आवाज लगानी है तो हम क्या बोलेंगे, ओ राई। तो ओराई रिवर भी इसकी सहायक नदी है। तो बेड़च की सहायक नदियों के अंदर जैसे कि गंभीरी और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा के आसपास इसमें एक नदी और आती है जिसका नाम है ओ राई रिवर। तो राई के पहले और लिखना है ओ, ओराई रिवर। जबकि ये राइट साइड वाली जो आती है इसमें
ये आती है गंभीरी के नाम से। तो आप इसमें डायग्राम याद रखें, डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट है कि आयड बेडच की झील में गिरने के बाद होती है, तो आंसर रहता है उदय सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट कौन सी नदियों के किनारे है, तो बेडच और उसकी सहायक नदी गंभीरी। और बनास में दाईं ओर से या राइट साइड से बिगोद में मिलने वाली मुख्य नदी, तो बिगोद में एक तो भीलवाड़ा की लोकल नदी मेनाल, और एक मुख्यतः उदयपुर से इसके दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी बेडच। इसका मीनिंग बनास में राइट साइड से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, बेडच। इसके बाद में बंगाल की खड़ी नदियों में हम अंतिम रिवर या अंतिम नदी कवर करते हैं, जिसका नाम है गंभीर। गंभीर रिवर, तो जो गंभीर रिवर है इसका जो ओरिजिन या उद्गम है, यह सपोट्रा से होता है। सपोट्रा तहसील करौली से। यहां से उद्गम होने के बाद इस नदी का जो संगम है वो यमुना में मैनपुरी यूपी में होता है। उद्गम से संगम के बीच की जो दूरी है वो नदी की लेंथ या लंबाई है, नदी की लेंथ या लंबाई है। अगर आपको वेस्ट बनास की लंबाई याद है, तो वेस्ट बनास की में हमने लिखी थी 266। इसमें 6 को नीचे टच कर दोगे तो ये हो जाएगा 288। तो इसकी जो लेंथ है 288, जिसमें अलग से आपको यूपी का डेटा याद नहीं करना, टोटल याद रखना है कि 288 किलोमीटर राजस्थान एंड यूपी। अब इसका जो कैचमेंट एरिया राजस्थान के अंदर, अपुआ क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इसका रहेगा आपका जो एकीकरण का पहला चरण है, जिसको हम बोलते हैं एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें एक अलवर को हटा के बोलना है भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। अलवर को हटाकर भरतपुर, यानी एक को हटा के भरतपुर, देन करौली एंड धौलपुर। तो राजस्थान ये पूर्वी जो तीनों जिले हैं उनको कवर करती है। तो राजस्थान का मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। एक धौलपुर के ऊपर की तरफ आता है भरतपुर और एक उसके नीचे की तरफ आता है करौली। तो ये राजस्थान के मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पूर्वी 3 जिले हैं ये, जिसमें अपन एबीसीडी यानी मत्स्य यूनियन का ए छोड़ेंगे। अलवर में ये नहीं जाती, बाकी भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। तो ये इसका कैचमेंट एरिया है। और इस कैचमेंट एरिया में मिलने वाली इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें इसकी एक मुख्य धारा भी मानी जाती है धौलपुर की, और इसमें एक नदी उट्टंगन रिवर मिलती है, उस आधार पर इसको उट्टंगन रिवर भी कहा जाता है। तो राजस्थान की किस नदी को उट्टंगन रिवर कहा जाता है, तो उट्टंगन रिवर इसी नदी का एक दूसरा नाम है। जैसे गंगा की मुख्य धारा है, वो मुख्य धारा भागीरथी है, और उसी मुख्य धारा में एक पार्ट और आके मिलता है अलकनंदा, तो वो भी गंगा की धारा का ही एक पार्ट है। तो उट्टंगन को लिखने को इसके सहायक नदियों में भी लिखा जाता है। बाकी उट्टंगन राजस्थान की किस नदी को बोला गया, तो आंसर यही रहेगा आपका करौली की गंभीर नदी को। और उसमें यह धारा आगे की तरफ मिलने के कारण उसमें उट्टंगन रिवर का दर्जा भी इसको दिया गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में उट्टंगन रिवर कौन सी है, तो उट्टंगन गंभीर रिवर है। जबकि एक अपने अलवर, डीग और भरतपुर से बहने वाली एक नदी अंतःप्रवाही नदी, जिसका नाम था रूपारेल, रूपारेल को वराहा नदी या लसावरी रिवर भी कहा जाता है। ये कुछ नदियों के उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर इसमें जो ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं,
तो सहायक नदियों में एक तो चंबल की सहायक नदी से मिलता जुलता शब्द है पार्वती। इसकी पार्वती को बोलते हैं पार्वती सेकंड, या पार्वती की जगह इसको क्या बोला जाता है, पार्वती। वह की जगह बै लगाया जाता है, पार्वती रिवर। यह इसको पार्वती सेकंड भी बोलते हैं। बाकी कुछ अदर रिवर हैं जो करौली में, इसमें जो अदर रिवर्स या अन्य नदियां जो करौली के अंदर गंभीर नदी में मिलकर एक डैम, जिसको हम कहते हैं पांचना डैम। उन अन्य नदियों में एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखिए कि अम्मा बदावरी भैंस बाहर खड़ी है। वैसे बदावरी एक भैंस की ब्रीड भी है जो सर्वाधिक वसा वाला दूध देती है। बदावरी भैंस बाहर खड़ी है, तो बदावरी भैंस बाहर खड़ी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिसमें ऐसे आती है अट्टा, मा से आती है माची, बदावरी से आती है भद्रावती, भैंस से आती है भैंसावट रिवर, बाहर खड़ी है तो बाहर खड़ी से याद रखिए बरखेड़ा। बाहर और खड़ी ये शब्द एक साथ ही लिखना है, बाहर खड़ी, तो यहां से एक नाम निकलता है बरखेड़ा रिवर। भैंस से याद रखे भैंसावट, और बदावरी भद्रावती से है बदावरी, और माची, और स्टार्टिंग की रिवर है अट्टा। तो अत्ता माची सटकली मत बोलना, इसमें वो सिंघम का डायलॉग है। इसमें ऐसे अट्टा, मां से माची, बदावरी से भद्रावती, भैंस से भैंसावट, और बाहर खड़ी से बरखेड़ा। तो ये 5 नदियां जब गंभीर में मिलती हैं, ये कुछ कुछ डिस्टेंस पे उसमें मिलती हैं। तो उसमें मिलने के कारण इन 5 नदियों का पानी जहां करौली में इकट्ठा किया जाता है, वहां उसको बोला जाता है पांचना डैम। तो ये जो पांचना डैम वाला जो पार्ट है आपका, जैसे गंभीर नदी है, उस गंभीर नदी में जब इन 5 नदियों का पानी आ जाता है, उसके बाद विंध्यन पहाड़ियों के बीच में इन 5 नदियों के पानी आने के कारण उस क्षेत्र में बड़े स्तर पे एक डैम बना हुआ है, जिसमें आगे नदियों के पानी को रोका गया है। और 5 नदियों का पानी यहां होने के कारण इसको बोला गया है पांचना डैम। तो 5 नदियों का पानी एक साथ नहीं आके कुछ कुछ किलोमीटर पे ये मिलती है। तो राजस्थान में पांचना डैम, तो पांचना क्यों है, क्योंकि यहां तक इसमें 5 नदियों का पानी आ चुका है। तो नदियों की काउंटिंग के आधार पर इसको पांचना डैम। पांचना डैम राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, कहां स्थित है, तो ये करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध और अजान बांध को जल आपूर्ति। अजान बांध जो कि बाणगंगा का बांध है, और किस जिले में है, भरतपुर। तो जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति एक तो की जाती है दिल्ली की ओर से यमुना लिंक नहर, और यमुना लिंक नहर के बाद में हम इसमें रिवर के रूप में देखें तो गंभीर या पांचना डैम का पानी सप्लाई होता है। तो पांचना डैम का इंपॉर्टेंस है मुख्यतः किस डैम को पानी सप्लाई करने में, अजान डैम भरतपुर। और ये अजान डैम है जिसके के कारण भरतपुर का जो एरिया है या केवलादेव का जो क्षेत्र है वो अपने आप में वेटलैंड या एक तरीके से हम कहें रामसर साइट का दर्जा उसको प्राप्त है। तो अजान डैम वैसे तो है बाणगंगा नदी का बांध, लेकिन ये डिपेंड किस पे है, एक तो यमुना लिंक नहर जो यमुना से आती है दिल्ली होते हुए, और एक दूसरा आता है गंभीर नदी या पांचना डैम पर।
तो इस माचना डैम का इंपॉर्टेंस अजान बांध को जलापूर्ति करने में, तो अजान बांध को जलापूर्ति। तो ये अपना पांचवा डैम भी कंप्लीट हो गया, जो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, और कहा जाता है इस बांध के अंदर सहयोग है वो अमेरिका ने किया है। कोई भी राष्ट्र होता है वो सहयोग किस तरीके का करता है, या तो टेक्निकल कोऑपरेशन करता है, तकनीकी सहयोग, या बांधों को बनाने में फाइनेंशियल कोऑपरेशन करता है। अब ये सहयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अपने रिलेशन या जो अपने राजनीतिक संबंध है उनको और बेटर बना पाए, आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बहुत सारी स्कीम है, उसके अंदर जापान भी अपने को फंड देता है। बदले में हम जापान को क्या देते हैं, बिल्कुल सस्ती दर के ऊपर निमराना और गिलोड जैसे एरिया में हमने जापानी पार्क बना रखे हैं, जहां पे जापान बिल्कुल सस्ती जमीन के रेट पर अपनी इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो इसका मीनिंग जो कंट्री अपने को कुछ फायदा देता है वो बदले में कुछ लेता भी है, और राजस्थान भी उनको कोऑपरेट करता है उनके व्यवसाय में, या उनके जो भी यहाँ उपक्रम या वेंचर जो चलते हैं उसमें राजस्थान के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं। उनको विशेष प्रकार का एरिया जो उन कंट्रीज के नाम से अलॉट कर दिया जाता है। जैसे जापान के नाम से हमने जापानी पार्क डेवलप किए हुए हैं, जहाँ पे जापानी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट लिए जाते हैं। जैसे निमराना रीजन में कुछ पार्ट है जो जापानी पार्क के नाम से, और गिलोट एरिया के अंदर जापानी पार्क सेकेंड आ रहे हैं। तो इसके साथ बंगाली खाड़ी की नदी वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने बचे हुए हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं। बिंदु क्या है ये देखते हैं। तो इन फैक्ट में है राजस्थान में नदियां, रिवर्स इन राजस्थान, राजस्थान में नदियां मैक्सिमम या सर्वाधिक की अगर बात करें तो एज ए डिस्ट्रिक्ट या जिले के तौर पे, और एज ए डिवीजन के तौर पे यानी संभाग के तौर पे। तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे नदियां सर्वाधिक कहां पर हैं, चित्तौड़ के अंदर। डिवीजन या संभाग के तौर पर कोटा डिवीजन या कोटा संभाग में। रिवर्स राजस्थान में न्यूनतम एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कम नदियां मानी जाती हैं बीकानेर एंड चूरू में, जहां किसी नदी की प्रेजेंस नहीं है। नए डिस्ट्रिक्ट में फलोदी भी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियली डेटा नहीं आते तब तक अपन मेंशन नहीं करेंगे। मुख्य दो जिले ही मानेंगे, बीकानेर और चूरू, जहां कोई नदी नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग अर्थात थली प्रदेश के रूप में है। तो अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली प्रदेश। तो ये थली प्रदेश बिना नदियों का, बिना नदी वाले जिले हैं। और बिना नदी वाला जो संभाग है यानी डिवीजन है, हालांकि ऐसा नहीं है पूरे संभाग में कोई नदी नहीं है, लेकिन मिनिमम रिवर है वो बीकानेर संभाग। तो राजस्थान का जो उत्तरी संभाग है बीकानेर संभाग, उसमें जिले आते हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ में केवल एक नदी। इसका मीनिंग पूरे संभाग में केवल एक ही नदी है। तो कई बार अपने को लगता है राजस्थान के पश्चिमी नदियां कम है, जबकि वास्तव में राजस्थान में मिनिमम रिवर्स है उत्तरी भाग में। बीकानेर संभाग में केवल एक नदी है जिसका नाम क्या है, घग्गर, जो हिमालय रीजन से और हनुमानगढ़ के तलवाड़ा से एंट्री करती है, जहां तलवाड़ा झील, कालीबंगा, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ का भटनेर फोर्ट स्थित। फिर ये गंगानगर होते हुए और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम वाला अपना कंप्लीट हो गया कि राजस्थान में जो रिवर्स हैं वो मैक्सिमम सर्वाधिक कहां पर हैं।
तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में आंसर आपका अलग है चित्तौड़, डिवीजन में आंसर रहेगा कोटा। न्यूनतम बीकानेर चूरू जिले में और न्यूनतम डिवीजन के बेस पर बीकानेर संभाग के अंदर। इसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लंबाई के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो लेंथ वाइज आंसर अपने अलग अलग माने जाते हैं, डायरेक्शन वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के उत्तर की सबसे लंबी नदी, तो नॉर्थ में केवल एक ही नदी है, घग्गर। राजस्थान के पश्चिम में या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, तो डेजर्ट के रूप में या पश्चिमी राजस्थान के रूप में पूछा जाए तो आंसर रहेगा लूनी नदी। राजस्थान के दक्षिणी भाग या साउथ पार्ट और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर, तो दक्षिणी भाग और आदिवासी क्षेत्र में सबसे लंबी नदी कौन है? माही नदी। राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में सबसे लंबी नदी है चंबल, और राजस्थान की लंबी नदी भी चंबल को ही कहा जाता है। तो पूर्वी राजस्थान की या राजस्थान की लंबी नदी, या राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर या लंबी नदी। तो राजस्थान में लंबी नदी का दर्जा किसको प्राप्त है? तो राजस्थान में लॉन्गेस्ट रिवर का दर्जा की वाले सेंस में आंसर रहता है अपने चंबल, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान चंबल। तो डायरेक्शन वाइज आपके अलग अलग आंसर होते हैं। उत्तरी राजस्थान में लंबी घग्गर है, पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल में सबसे लंबी नदी कांतली है, सदन भाग या दक्षिणी भाग और ट्राइबल एरिया में सबसे लंबी माही नदी जिसको हम आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में लंबी नदी है चंबल, यानी पूर्वी राजस्थान की और राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एंड दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की लंबी नदी और पूर्वी राजस्थान में लंबी नदी चंबल। फिर यह पूछा जाए राजस्थान केवल या पूर्णतः राजस्थान में लंबी नदी कौन सी है, यानी राजस्थान में, इन राजस्थान स्टेट, तो इनका मीनिंग है कि केवल राज्य में उसका एरिया अधिक होना चाहिए, तो उसमें आंसर रहेगा बनास। कहीं बनास जितनी भी है वो कंप्लीट राजस्थान के अंदर है, जो कि 500 किलोमीटर से भी अधिक है, 512 किलोमीटर, जबकि चंबल राजस्थान में केवल 322 किलोमीटर है। तो ये लंबाई को लेकर, लेंथ को लेकर जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम। तो ये क्रम कौन सा रहेगा अपना, अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम? तो लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम, तो इसमें दो तरीके की स्टेटमेंट होते हैं। राजस्थान की लंबी नदी, जिसमें नदी के कंप्लीट एरिया को कंसीडर किया जाता है, और एक राजस्थान में लंबी नदी। राजस्थान में लंबी नदी, तो दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान और लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान। तो राजस्थान की लंबी नदी जो है वो तो ऑलरेडी आपको ध्यान है, राजस्थान की लंबी नदियों को हम चंबल से स्टार्ट करते हैं और इनका ट्रिक भी चंबल ही बनता है। तो राजस्थान की लंबी नदियों में एक तो चंबल, क्योंकि टोटल लेंथ को कंसीडर किया जाएगा 1051 किलोमीटर। चंबल में फिर मैं वाला पार्ट है माही, माही 5, 6 और बीच में 7। फिर बी फॉर बनास, बनास है 512 किलोमीटर। लूनी 500 से 5 किलोमीटर कम है, 495।
495। तो इसका मीनिंग है जिसमें नदी की टोटल लेंथ को कंसीडर किया जाता है तो राजस्थान की लंबी नदियां हो, तो राजस्थान की लंबी नदियां भी चंबल, यानी ये लंबी नदियां भी चंबल और सबसे लंबी नदी भी कौन है? चंबल। तो चंबल के ट्रिक में आपको पांचों शब्द दिखाई, सॉरी चारों शब्द दिखाई देंगे, चंबल, माही, बनास और लूनी। इसके बाद में राजस्थान में लंबी नदियां, यानी इन राजस्थान स्टेट लॉन्गेस्ट रिवर। इन राजस्थान स्टेट लॉन्गेस्ट रिवर, राजस्थान में लंबी नदियां। तो राजस्थान में अगर लंबी नदियां लेके चलें तो इन राजस्थान वाले में आपका आंसर रहेगा, क्योंकि बनास जितने भी हो कंप्लीट राजस्थान में ये 512, फिर लूनी 330, चंबल 322 और माही लगभग 171 किलोमीटर। तो ये वाली राजस्थान की लंबी नदियां, इसमें जो चंबल वाला ट्रिक है, नेक्स्ट वाले में जो इन वाला स्टेटमेंट है उसमें बल को ऊपर रखेंगे। तो जो बल को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बल का मीनिंग क्या रहेगा? बनास, लय का मीनिंग है लूनी नदी, और फिर चंबल, चंबल और चंबल के बाद में माही रिवर। यहां सिर्फ आपको वो लेंथ लिखनी है जो राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान में लंबाई देखें तो बनास जितनी भी हो कंप्लीट राजस्थान में ही है, तो राजस्थान की लंबाई और राजस्थान में लंबाई बनास में दोनों सेम ही रहेंगी, क्योंकि बनास का जितना भी कंप्लीट एरिया है वो ओनली राजस्थान में लोकेट है। तो ये 512 राजस्थान में, फिर लूनी 330 किलोमीटर, चंबल 322 और माही की जो लेंथ है वो 171 किलोमीटर। तो इस तरीके से राजस्थान की लंबी नदियां, उनका आंसर अलग रहेगा, दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान और दी लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान, इनमें आंसर आपके अलग रहेंगे। तो ये वाला पार्ट था अपना लंबाई के अनुसार नदियों के क्रम। तो लंबाई के अनुसार, तो इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज। अब लेंथ वाइज किसके अकॉर्डिंग? राजस्थान की लंबी नदियों के आंसर चंबल है, और फिर राजस्थान में लंबी नदियों में चंबल के बल को कहां शिफ्ट कर देंगे? ऊपर। तो ये लंबाई वाला जो पार्ट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको ठीक से देखना है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान पूछा गया है या लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान पूछा गया है? लंबाई के बाद में नेक्स्ट अपवाद क्षेत्र के अनुसार, अपवाद क्षेत्र के अनुसार अपवाद क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम। तो इसमें भी क्रम वही रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें अपवाद क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम, तो ये हम कवर करेंगे इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान के अकॉर्डिंग या राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया वो बनास का है, क्योंकि बनास की जितनी भी लंबाई हो कंप्लीट राजस्थान में ये 512 किलोमीटर। तो इसमें कैचमेंट एरिया में भी लगभग सीक्वेंस आपका यही रहने वाला है, बनास, लूनी, चंबल और माही। तो कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा किसका है? बनास का, जो अप्रोक्सीमेट 4500 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, यानी किलोमीटर स्क्वायर। बनास के बाद में जो रिवर है, जो राजस्थान में लंबी नदी है, वही है लूनी। लूनी का कैचमेंट एरिया लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर। 3700 वर्ग किलोमीटर लूनी के बाद में बनास, लूनी, चंबल और चंबल के बाद में माही। तो चंबल वाला जो पार्ट है उसमें
लगभग 3100 वर्ग किलोमीटर, माही में लगभग 16,000। उसके बाद में कुछ अदर रिवर्स अगर आप याद रखना चाहो तो उसमें बाणगंगा और साबरमती नदी। बाणगंगा लगभग 8,800 के आसपास है, माई से लगभग आधा। बाणगंगा के बाद में हम लेते हैं साबरमती, लगभग 4,000। हालांकि यहां तक नहीं पूछते, लेकिन फिर भी इन 4 नदियों बाद 1-2 का याद रखना चाहो तो बाणगंगा, साबरमती। साबरमती लगभग 4,000, उसका डबल बाणगंगा लगभग 8,000, माही लगभग 16,000, 16 का लगभग डबल है चंबल 31,000, फिर लूणी है लगभग 37 और बनास है 45। तो स्टार्टिंग वाले हैं वो आप सेपरेट याद रखिए, लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर और 3700 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान में जो कैचमेंट एरिया है और राजस्थान में जो लंबी नदियां, उनके आंसर सेम है। तो राजस्थान में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? राजस्थान में वाले सेंस में बनास, और राजस्थान की लंबी नदी द लॉन्गेस्ट रिवर। मनीषा कुमावत, किस तरह आपने 37,000 लिखा है और बोला आपने 3700 है? सॉरी अगर 3700 बोला हो, 37,000। जो ये डेटा है ये 37,000, क्योंकि तभी होगी जब चंबल, क्योंकि चंबल 31,000 है, तो इसका मीनिंग तभी बड़ी होगी जब ये 31,000 से अधिक हो। 37,000 और उससे अधिक है बनास 45,000। तो ये डेटा आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ अपने को एक देखना है कि अप्रोक्सीमेट डेटा कितने हैं। अब बनास भी 45,000 नहीं, 45,000 से भी अधिक डेटा है। जैसे लूनी नदी है, उसमें भी लूनी नदी 37,260 या 63 के आसपास का डेटा है। तो आपको फिक्स नहीं, लगभग एक आइडिया होना चाहिए कि बनास है वो 45,000 प्लस है, लूनी है वो 37,000 प्लस है, चंबल है वो 31,000 प्लस है, माई है वो 16,000 प्लस है। माई से आधा जो डेटा है वो बाणगंगा लगभग 8,800 के आसपास है, और साबरमती है वो 4,000 प्लस है। तो ये कैचमेंट एरिया को लेकर। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है? लेंथ के अकॉर्डिंग पूछा है तो लेंथ में आपके अलग आंसर रहेंगे, और कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग अगर पूछा है तो उसमें आपके आंसर अलग रहेंगे। क्या ये 37 और 37,000 कंफ्यूजन है, ये सही हो गया आपके? डेटा में शायद वो बोलने में मेरे से गलती हो गई थी, जो लिखा था वो पार्ट सही लिखा था उसमें। तो ये अप्रोक्सीमेट डेटा याद रखिएगा इसमें, ये 45,000, 37,000, 31,000, 16,000, फिर 8,800 और उसके बाद में 4,000। कैचमेंट एरिया के बाद में इसमें हम कवर करते हैं इन नदियों के उपबेसिन के बारे में। जैसे जो बड़ी नदी होती है, मुख्य नदी होती है, उसका पार्ट होता है मेन बेसिन, और उस मेन बेसिन में मिलने वाली जो नदियां होती हैं उनको कहा जाता है सब बेसिन या उप बेसिन। सब बेसिन या उप बेसिन। तो ये उप बेसिन वाला पार्ट या सब बेसिन वाला जो पार्ट है, इसमें लूनी में डायरेक्ट आने वाली जो नदियां हैं, यानी इसकी जो मुख्य सहायक नदी, यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये मुख्य नदी है, ये तो मेन बेसिन, और इसमें मिलने वाली जो मेन ट्रिब्यूटरी मुख्य सहायक नदियां वो उसका सब बेसिन। तो मेन बेसिन का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं उप बेसिन। तो लूनी में उप बेसिनों की संख्या राजस्थान में कितनी मानी गई है? 12, जो सर्वाधिक है। तो लूनी के सब बेसिन कितने हैं? 12। इसके बाद में बनास में 2 कम करके बताए जाते हैं, लगभग 10। जो अभी 4th ग्रेड एग्जाम में दिया भी गया था कि 10 सब बेसिन किसके पास है? बनास। उसके बाद में लगभग चंबल के पास है 7 से 8, और माही नदी में डायरेक्ट आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं 6। तो वैसे देखा जाए तो 2-2 के गैप से हैं 6, और ये लगभग 8, 7 या 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़ने पर 12।
तो यूं लगता है जैसे दो के टेबल या दो के पहाड़े को लिख रहे हैं हम। सर अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी के बेस पे अगर देखा जाए, राजस्थान में अगर देखा जाए तो बनास है। और रिवर के बेस पे देखा जाए कि राजस्थान की किस नदी का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो उसमें हम अलग से ध्यान रखते हैं कि चंबल का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि चंबल का कंप्लीट अपवा क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, एमपी और यूपी में भी आता है। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो राजस्थान में राजस्थान की वह नदी जिसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। अब वो कैचमेंट एरिया कहीं पे भी हो सकता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, या तीनों में मिला के हो। तो चंबल का जो कैचमेंट एरिया वो सबसे बड़ा है। और राजस्थान में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनास का है। तो दी लॉन्गेस्ट कैचमेंट एरिया इन राजस्थान स्टेट, देन आंसर रहेगा बनास। और विच रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट दैट्स कैचमेंट एरिया इज लार्जेस्ट, कि राजस्थान की वो नदी बताओ जिसका अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो उसमें आंसर रहेगा चंबल। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट, उपबेसिन के बाद में जल की मात्रा या उपलब्धता के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर बड़ी नदी, क्योंकि नदियों को बड़ी पानी की मात्रा के आधार पे ही बोलते हैं, लंबी उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग बड़ी नदियां, या बड़ी नदी कौन कौन सी हैं? तो बड़ी नदियां जिसमें एक तो राजस्थान की 12 मासी नदी चंबल, जो राजस्थान में पानी की मात्रा या जल उपलब्धता में, वाटर अवेलेबिलिटी में लार्जेस्ट मानी गई है चंबल। वाटर अवेलेबिलिटी या जल उपलब्धता के बाद में, यानी चंबल के बाद में जो सेकंड मानी गई है बनास। इसमें पहले सेकंड नंबर पे डेटा कौन सा लेते थे? माही। लेकिन अब माही के बजाय कौन सा लेंगे? बनास। तो राजस्थान की जो बड़ी नदियां, उन बड़ी नदियों में सबसे पहले चंबल, चंबल ऑप्शन नहीं हो तो बनास, और ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, देन आंसर माही नदी। तो तीनों नदियां हैं, ये मुख्यतः पानी की मात्रा के आधार पर। तो राजस्थान की लंबी नदी भी हम मानते हैं चंबल को, लंबी नदी भी है और राजस्थान की बड़ी नदी भी है। तो लार्जेस्ट रिवर का मीनिंग हमेशा प्रेजेंस ऑफ वाटर, या एक तरीके से हम कहें कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता या पानी की प्रेजेंस कितनी है, उसके आधार पे नदियों को बड़ी कहा जाता है। तो बड़ी नदी चंबल है। और चंबल के बाद में अगर हम देखें बड़ी नदी, तो बड़ी नदी बनास है, और इन दोनों के बाद में माना जाता है माही को। जबकि राजस्थान की लंबी नदियां, तो की लंबी नदी में चंबल वाला शब्द है, उसी से मीनिंग निकालना है। तो राजस्थान की लंबी नदी है तो अपना कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी पहले। तो इसमें की लंबी नदी में चार लंबी नदियां ये हैं, चंबल है, माही है, बनास है, उसके बाद में लूणी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के प्रमुख प्रमुख मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां। यहां राजस्थान की प्रमुख नदी, प्रमुख मुख्य नदी और सहायक नदियों का मीनिंग यह है कि राजस्थान में जो मेजर मेन रिवर है वो भी यहां रिपीट होंगे, और राजस्थान की मेजर मेन रिवर्स के साथ कुछ जो ट्यूबट्रीज हैं वो भी रिपीट होंगे। तो अपने को दोनों को ही कवर करके चलना है, मेजर मेन रिवर्स एंड ट्यूबट्रीज। अब एक तरीके से ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है,
ये इस चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन या रिपीटेशन पार्ट। इसमें रिवीजन या रिपीटेशन उन नदियों का नाम करेंगे जिन नदियों के नाम दूसरी नदियों से मिलते जुलते हैं, ताकि यहां जाके क्लियर हो जाए कि अच्छा ये नदी इसका पार्ट थी और ये नदी इसका पार्ट थी। तो सारे पॉइंट अपने को क्लियर करने के लिए लास्ट इस पॉइंट को एक बार, जरूरी नहीं है कि इसको करें, लेकिन एक बार कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों के नाम थे जो मिले जुले थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं इसमें, सागी और साबी। तो आपको ध्यान है कि जो सागी है वो जसवंतपुरा की पहाड़ी वाली नदी है, जो पार्ट ऑफ लोनी है, यानी इसका मुख्य नदी लोनी यानी अरब सागरीय पार्ट, और एक दूसरी सेवर पहाड़ी साबी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है। तो ये अंतःप्रवाही नदियों में काउंट होती है, यानी दोनों नदियां हमारे लिए अलग अलग। तो सागी है पार्ट ऑफ लोनी और साबी है वो इनलैंड रिवर। फिर लोनी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुकड़ी रिवर। सुकड़ी बाद में वेस्ट बनास की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है सुकली रिवर। तो सुकड़ी पार्ट ऑफ लोनी और सुकली पार्ट ऑफ वेस्ट बनास, ये पश्चिमी बनास का पार्ट। सुकड़ी और सुकली के बाद में जैसे एक शब्द है अपने पश्चिमी बनास, तो पश्चिमी बनास अपने लिए अरेबियन सी की नदी है, अरब सागर की नदी, और एक आती है बनास रिवर। तो बनास अपने लिए बीओबी रिवर है, अर्थात बंगाल की खाड़ी। तो दोनों के ड्रेनेज अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट है, एक का भारत के पश्चिम में और एक भारत पूर्व के अंदर। तो बनास चंबल वाली है, सॉरी, ये चंबल वाली है, और वेस्ट बनास सिरोही वाली जो गुजरात में जाती है अरेबियन सी की ओर, ये अरब सागर वाली है। वेस्ट बनास की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम सुकली या जिसको सिपू भी कहा जाता है। तो ये सुकली या सिपू है, ये वेस्ट बनास का पार्ट। जबकि चंबल का त्रिवेणी बनाने वाली रामेश्वर घाट में एक नदी आती है जिसका नाम है सीप रिवर। तो वो सिपू नहीं होके सीप है जो चंबल के अंदर आती। तो ये दोनों अलग अलग हैं, सिपू और सीप रिवर। इसके बाद में नेक्स्ट तो जो सिपू और सीप रिवर है, इनके अलावा जैसे बेड़च में मिलने वाली एक सहायक नदी है जो चित्तौड़ फोर्ट के निकट मिलती है, गंभीरी नदी। और एक डायरेक्ट यमुना में जाने वाली नदी कौन सी है? गंभीर। तो गंभीरी अपने लिए कौन सी नदी है? गंभीरी जो बेड़च में आती है। और गंभीरी और बेड़च के किनारे कौन सा फोर्ट है? चित्तौड़ फोर्ट। गंभीर वो है जो करौली वाली है, सपोट्रा तहसील वाली, जो डायरेक्ट किस में जाती है? यमुना मैनपुरी के अंदर। तो ये बेड़च और ये यमुना। फिर माई की एक सहायक नदी है डूंगरपुर में बहने वाली, जिस नदी का नाम है मोरेन रिवर। और एक बनास की सहायक नदी है जिसका नाम है मोरेल रिवर। तो ये रेन वाली तो जिस साइड में मानसून आता है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा,
तो ये डूंगरपुर की नदी है जो किसमें मर्ज होती है, माही में। और मोरेल, ये रेलवे का मुख्यालय जहां जयपुर, वहां जयपुर से निकलकर और सवाई माधोपुर में किसमें मिलती है, बनास। तो ये बनास वाली है, सवाई माधोपुर में जाने वाली मोरेल। तो इसमें सिर्फ एक शब्द का फर्क है, नय का और लय का। तो मोरेन रिवर और एक में है मोरेल रिवर। फिर करौली से बनास में आने वाली एक नदी है जिसका नाम है कालीसिल रिवर। और एक चंबल में आने वाली जो नदी है उसका नाम है कालीसिंध रिवर। तो चंबल वाले की फेम ज्यादा है, तो हो सकता है कि एग्जाम में ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी जो है वो काली सिंध को नहीं पूछेंगे। यानी फेम वाली है वो तो लगभग सबको ध्यान है, तो इसका मीनिंग पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा काली सिंध की है। अब आने को एग्जाम में काली सिंध भी आ जाए तो काली सिंध पार्ट ऑफ चंबल और काली सिंध पार्ट ऑफ बनास। तो काली सिंध जो चंबल में कोटा में मिलती है वो काली सिंध जो एमपी की ओर से आती है। तो ये काली सिंध है, ऊपर वाली काली सिंध रिवर। फिर बनास में जो जोधपुरिया त्रिवेणी बनाती है वो बनाती है मासी रिवर। और अजमेर वाली बांडी, सॉरी, जो बांडी रिवर है, मासी और बांडी जोधपुरिया टोंक। तो ये मासी बनास में आने वाली, और एक आती है मानसी। तो मानसी है, ये जाती है वाकल के अंदर। और मानसी वाकल ये दोनों मुख्यतः किसकी सहायक नदियों के रूप में है, साबरमती। इसका मीनिंग है डायरेक्ट साबरमती नहीं जाती, मानसी पहले किस में जाती है, वाकल। तो मानसी रिवर ये पार्ट है वाकल का, और वाकल इसके पानी को लेकर किस में जाती है, साबरमती के अंदर। फिर राजस्थान की जो अंतःप्रवाही नदियां हैं उसमें एक शब्द आता है शेखावाटी, तोरावाटी की और कांतली। तो कांतली नदी जो है जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता स्थित है, तो ये कांतली नदी है, ये तोरावाटी की है। और कांतली तोरावाटी की है, और दूसरा शब्द है काकनी। तो जो काकनी रिवर है वो जैसलमेर की मसूरदी को कहा जाता है। तो ये मसूरदी ऑफ जैसलमेर ये काकनी रिवर के रूप में। लेकिन कांकनी और कांतली दोनों अंतःप्रवाही नदी हैं। एक अलवर से उद्गमित होकर डीग और भरतपुर की ओर आने वाली नदी जो भरतपुर में मोती झील बनाती है, ये वाली नदी कौन सी है, रूपारेल। और एक अजमेर से सांबर में मिलने वाली है रूपनगढ़। रूपनगढ़ तो ये अजमेर से सांबर झील में जाने वाली जो नदी है वो रूपनगढ़ के रूप में। जबकि रूपारेल अलवर से और भरतपुर तक जो डीग होते हुए आती है। तो दोनों विशेष प्रकार की झील हैं,
मोती झील ये लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के रूप में है, और सांबर झील है राजस्थान में लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक और लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बड़ी झील और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांबर झील। इसके बाद में मिलते जुलते जो नाम हैं, जिसमें एक आता है पार्वती। हालांकि सेकंड भी पार्वती है, लेकिन उसको पार्वती सेकंड या पार्वती लिखा जाता है। तो पार्वती जो प्रसिद्ध है वो तो पार्ट है चंबल का, और एक पार्वती जो धौलपुर की ओर है, ये पार्ट है गंभीर नदी का। तो गंभीर में जो पांचना डैम है उसमें तो 5 नदियां अलग हैं, और उससे पहले एक नदी बताई थी मैंने, पार्वती या पार्वती सेकंड। और अब लास्ट में जो कुछ नदियां हैं जिनके नाम में भी कोई फर्क नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बांडी रिवर एंड बांडी रिवर, यहां नाम भी बिल्कुल सेम है। अभी तक थोड़े बहुत फर्क थे नाम में, जैसे एक कांतली है तो दूसरी काकनी है, एक रूपारेल है तो दूसरी रूपनगढ़ है, और एक मोरेन है तो दूसरी मोरेल है, एक काली सिंध है तो दूसरी काली सिल है। तो अभी तक थोड़े बहुत फर्क थे, लास्ट में कोई फर्क नहीं, बांडी बांडी। तो इसका मीनिंग बांडी कौन सी? तो अगर बांडी पाली से निकलती है तो वो लूनी वाली है, जिसको हम केमिकल रिवर भी कहते हैं, लूनी यानी अरब सागर। और बांडी अगर अजमेर से निकलती है तो ये बांडी अजमेर वाली जो है उस पे आना सागर झील स्थित, जिसपे आना सागर लेक स्थित है, ये बनास में आके मिलती। तो एक बांडी बनास का पार्ट है यानी बंगाल की खाड़ी का, और एक लूनी का यानी अरब सागर। तो ये बांडी और बांडी दोनों नाम बिल्कुल सेम है इसमें, बांडी रिवर एंड बांडी रिवर। और लास्ट में एक नदी कवर करते हैं, उसमें तीनों अपवाह तंत्र में शामिल होने वाली नदी है, जिसमें नाम है खारी, दूसरा नाम भी एज इट इज है खारी, और तीसरा भी एक खारी। यानी इसके नाम में कोई फर्क नहीं है, तीनों बिल्कुल सेम है। तो यहां जब ओरिजिन या उद्गम बताया जाए या संगम बताया जाए, तब इनके अपवाह तंत्र बताना पॉसिबल है, या तो उद्गम से या संगम से। तो राजस्थान की वो खाड़ी जो सैरगांव पहाड़ियों से निकलती है। जो सैरगांव हिल्स या सैरगांव पहाड़ियों से निकलती है, अर्थात सिरोही से निकलती है, ये जवाई में मिलने वाली है। तो जवाई का मीनिंग है लूनी का पार्ट। जवाई में मिलने का मीनिंग है लोनी का पार्ट। तो ये अरेबियन सी में काउंट होती है, अरब सागर में। दूसरी जो खाड़ी है ये नागौर से निकलकर मुख्यतः सांबर झील में जाने वाली। तो सांबर झील हमने किसके एग्जाम्पल के तौर पे कवर किया था? नागौर से निकलकर सांबर झील में जाने वाली, तो ये इनलैंड वाली रिवर में काउंट होती है। इनलैंड यानी अंतः प्रवाही। तो अंतः प्रवाही नदियों में लास्ट वाली जो खाड़ी है, जो बिजराल पहाड़ियों से आती है, जो बिजराल हिल्स या बिजराल पहाड़ियों से आती है, ये राजसमंद वाली खाड़ी जो बीओबी का पार्ट मानी जाती है। बे ऑफ बंगाल का पार्ट मानी जाती है।
तो इसका मीनिंग है, ये वाली जो बिजराल वाली हमने पढ़ी थी, ये पढ़ी थी बनास के अंदर। तो बनास का मीनिंग है बीओबी वाली रिवर, क्योंकि बनास को हमने बीओबी में कवर किया है, बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट के अंदर। बैच में जिसमें स्टेट पॉलिटी वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी उसमें स्टेट पॉलिटी वाला करवा देंगे। विक्रम गहलोत सर, टेक्निकल टीम से कैसे कांटेक्ट करें? जैसे ही अब टेक्निकल टीम आपके मैसेज को देख रही है, वो आपने जैसे ही कमेंट किया तो आपके फोन नंबर देख के आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो खारी वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि हम खारी को किसका पार्ट बताएं। तो एक एग्जाम में जैसे 2010 के अंदर आरएस में एक क्वेश्चन आया था कि खारी किस अपवाह तंत्र का पार्ट है। तो खारी वाले के अंदर जो ऑप्शन थे वो थे तीनों अपवाह तंत्र, जैसे अरब सागर भी था, बंगाल की खाड़ी भी था, अंतः प्रवाह भी था। और क्वेश्चन में ये नहीं बताया खाड़ी कौन सी, ना तो ओरिजिन बताया, ना उसका कॉन्फ्लुएंस या संगम बताया। सिंपल क्वेश्चन था कि खाड़ी इज द पार्ट ऑफ विच ड्रेनेज सिस्टम, कि खाड़ी किस अपवाह तंत्र का पार्ट। तो अगर ऐसा आ जाए जिसमें ना उद्गम लिखा हो ना संगम लिखा हो, तो अपना एक ऑप्शन ऐसा आएगा, या तो आएगा उपरोक्त सभी का पार्ट है, तो हमें उपरोक्त सभी में खाड़ी मानना है क्योंकि खाड़ी राजस्थान के तीनों ड्रेनेज में है। या फिर एक ऑप्शन ऐसा आएगा अनिश्चित, कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आंसर वो रहेगा अनिश्चित। तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो रहेंगे कि खाड़ी तीनों का पार्ट है, या फिर रहेगा अनिश्चित यानी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखो ज्योग्राफी, जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो कोर्स है आपका, ये प्रयास मैं यही करूंगा कि इस मंथ के लास्ट तक, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे ड्रेनेज वाले जो पार्ट बचे हैं वो काफी छोटे हैं। जैसे झील वाला है, जो आपका सिंचाई परियोजना है, और आपके जल संरक्षण वाला जो टॉपिक है। फिर आगे रिसोर्स के अंदर एक बड़ा टॉपिक आपके आता है मिनरल्स, खनिज वाला पार्ट। तो इसका मीनिंग है कि जो राजस्थान ज्योग्राफी वाले जो पार्ट हैं, जो मोस्टली इंपोर्टेंट जो पार्ट है, वो इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो खारी के अंदर एक तो जैसा कि अभी मैंने बात की उस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि खारी किस अपवाह तंत्र का पार्ट है, तो उसमें ऑप्शन अरब सागर भी होता है, बीओबी भी होता है, बे ऑफ बंगाल भी होता है, और इनलैंड भी होता है, अंतः प्रवाह। और डी पॉइंट या तो रहेगा उपरोक्त सभी का हिस्सा है, तो आंसर ये रहेगा, या ये रहेगा अनिश्चित, यानी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये वाला आंसर भी सही है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। लेकिन जब खारी का अगर ओरिजिन या उसका संगम आपको बता दिया, जैसे अधीनस्थ बोर्ड के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बिजराल हिल्स से निकलने वाली खारी, तो ये इंडिकेट कर दिया कि ये बनास वाली खारी है, कि बिजराल हिल्स से निकलने वाली खारी किसका पार्ट है, तो ये आंसर रहेगा बीओबी का पार्ट। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि सैरगांव की जो खारी है, सैरगांव यानी सिरोही वाली, तो वो जवाई में जाती है, और जवाई किसका पार्ट है, लूनी का, और लूनी आती है अरब सागर। और राजस्थान की वो खारी जो नागौर से निकलकर सांबर में जाती है, तो नागौर और सांबर वाला जो पार्ट है वो हमने कवर किया था इनलैंड के अंदर। तो अगर खारी के ओरिजिन और संगम को लिख दिया जाए, उद्गम और संगम को, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी खारी है। और ये नहीं बताया जाए ना उद्गम और ना संगम, तब हम खारी को सभी में मानेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, पहले 2015
असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद एक एग्जाम में वापस रिपीट भी हुआ है 2022 के अंदर। क्वेश्चन ये था कि आपको जो ऑप्शन दिए गए सारे अंतःप्रवाही नदियों के थे, जैसे कांतली, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, और उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया खारी नदी। और हमें पता है कि ये सारी अंतःप्रवाही नदी है, और इनमें से ये पूछा गया कि इसमें इनलैंड रिवर कौन सी नहीं है। तो इसमें कहां पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इनलैंड ना हो, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि कांतली तो राजस्थान में एक ही है जो अंतःप्रवाही है, साबी भी राजस्थान में एक ही है जो अंतःप्रवाही है। जो आप सोच रहे हैं वो दूसरी सागी है, ना कि साबी। तो साबी एक ही है। रूपनगढ़ भी राजस्थान में एक ही है, अजमेर से सांबर में आने वाली। जबकि खारी राजस्थान में 3 है, जिसमें 2 अंतःप्रवाह के बाहर भी हैं। तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है जो अंतःप्रवाह के बाहर है, यानी अंतःप्रवाही नहीं है? तो अंतःप्रवाह के बाहर एक पॉसिबल आपके खारी। तो वैसे तो देखा जाए तो सारी अंतःप्रवाही है, लेकिन कहां पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जो बाहर भी जा सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक खारी में बनती है। लेकिन अगर यहां इजी ऑप्शन दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल यहां ऑप्शन आपके बनास रख दिया, और आंसर आपको इसी में से ही बताना है कि इनमें से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, तो अपने लिए आंसर रहेगा बनास। और ये क्वेश्चन का पार्ट दिया गया है और आंसर आपके अलग से दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर आपके इस तरीके से लिख दिए ABCD के अंदर कि A and D, ओनली A, B, C and D, और B and C। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने हैं। ये जो 4 नदियां दी हुई हैं, इनमें से बताइए अंतःप्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं? तो अपने को पता है बनास अंतःप्रवाही नहीं है, साबी, रूपनगढ़ और खारी ये सभी अंतःप्रवाही नदियों में आती हैं। तो B, C और D, तो आंसर रहेगा B, C और D। इसमें अगर कंडीशन लगा दी जाए, कंडीशन ये हो कि ओनली इनलैंड में शामिल होनी चाहिए, केवल अंतःप्रवाही में, तो बनास तो अंतःप्रवाही में शामिल नहीं होती, साबी केवल अंतःप्रवाही है, रूपनगढ़ केवल अंतःप्रवाही नदी है, खारी केवल अंतःप्रवाही नदी नहीं, क्योंकि ये तीनों में काउंट होती है। तो ओनली इनलैंड में आती है B और C, तो ओनली इनलैंड वाला पार्ट ये रहेगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया बे ऑफ बंगाल की नदियां बंगाल की खाड़ी की नदी बताइए। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर बंगाल की खाड़ी की नदियों में बनास भी है और खारी भी है, यानी A और D आंसर रहेंगे आपके, A और D। और कंडीशन अगर ये लगा दी जाए कि ओनली BOB में होनी चाहिए, केवल बंगाल की खाड़ी होनी चाहिए, तो खाड़ी तो तीनों में आती है, ओनली बे ऑफ बंगाल में नहीं होती। ओनली बे ऑफ बंगाल में कौन है? बनास। तो ओनली बे ऑफ बंगाल वाली रहेगी ओनली A। तो इसका मीनिंग है जैसे आपकी कंडीशन चेंज होंगी, आंसर इसमें चेंज होंगे। तो ये खारी की प्रेजेंस वाले जो क्वेश्चन है, यानी जहां खारी उपस्थित है, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर खारी को किसी भी अपवाह तंत्र में शामिल करवाया है तो वो सभी में शामिल होगी। और ओनली अगर टाइटल यूज हुआ है कि ओनली बे ऑफ बंगाल, तो खारी को काउंट नहीं करना है, क्योंकि खारी ओनली बे ऑफ बंगाल नहीं है, खारी तो तीनों में है। ओनली अरेबियन सी तो भी काउंट नहीं करना है। ओनली इनलैंड, तो ओनली वाली में खारी को किसी में काउंट नहीं करना है। या तो खारी सबका पार्ट होगी, या खारी में उद्गम और संगम को दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर रहेगा फिर खारी का। तो ये वाला जो पार्ट है अपना रिवर्स वाला, उसमें बे ऑफ बंगाल रिवर भी कंप्लीट हो गई, और रिवर के लास्ट में ये जो पॉइंट आपको 6-7 पॉइंट करवाए हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आजकल इनमें, क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ के चले जाते हो, नदियों से क्वेश्चन नहीं आते। और लास्ट में ये जो लंबाई के अनुसार कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग, उप बेसिन के अकॉर्डिंग, पानी या जल की मात्रा किसमें अधिक है, या लास्ट में ये जो मिलते जुलते से नाम थे, सागी, साबी, रूपनगढ़, रूपारेल,
तो थोड़ा सा इनको कवर करके जाना ताकि टॉपिक में अपने कॉन्फिडेंस हो जाए। तो ये अपवाह तंत्र वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो कल जो टॉपिक रहेगा अपना, इसमें वो रहेगा अपना राजस्थान के लेक्स को लेके, यानी हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर अपना टॉपिक सेकंड, जो नदियों के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जो कॉलेज लेक्चरर वाला एग्जाम भी देखो आपके दिसंबर के अंदर है, तो इसमें लगभग 2 दिसंबर के आसपास। तो जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगी उसके जगह बाद में जो इकोनॉमी वाला पार्ट है आपका वो करवाया जाएगा, स्टेट इकोनॉमी वाला। तभी प्रयास करने कि इस मंथ के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी क्लासेज आपकी प्रयास में ये करूंगा छुट्टी वाले जो टाइम पीरियड है उसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी वाली क्लासेज हैं वो आपके रखे जाएं। फेस्टिवल के 2 या 3 दिन है, उन दिन हो सकता है कि अपन नहीं रखें उन क्लासेज को। बाकी कल भी आपकी बाकी जैसे और क्लासेज हैं, शायद फैकल्टीज आज लगभग गांव निकल रही हैं, तो 5 से 6 डेज का आपका हॉलीडे और फेस्टिवल भी है 5 दिन का, तो कम से कम। लास्ट में अच्छा एक क्वेश्चन है कि सर इंपोर्टेंस ऑफ रिवर, इंपोर्टेंस ऑफ रिवर पूछ रहे हैं या इंपोर्टेंट रिवर पूछ रहे हैं? इंपोर्टेंस ऑफ रिवर है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इंपोर्टेंस ऑफ रिवर है वो क्या होता है, आरएस मेंस जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे इंपोर्टेंस ऑफ रिवर है या इंपोर्टेंस ऑफ लेक्स है या इंपोर्टेंस ऑफ डैम है, लगभग एक जैसे होते हैं। यानी झीलों के महत्व, नदियों के महत्व, बांधों के महत्व, इनके महत्व एक जैसे क्यों हैं? तो उसके पीछे कारण है क्योंकि हम यहाँ पे महत्व इंपोर्टेंस ऑफ रिवर नहीं पढ़ रहे, इंपोर्टेंस ऑफ लेक नहीं पढ़ रहे, इंपोर्टेंस ऑफ डैम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। हम पानी का महत्व पढ़ रहे हैं। तो नदियों में पानी का महत्व क्या है? पेयजल में, सिंचाई में, मत्स्य पालन में, हाइड्रो पावर में। हालांकि झीलों में हाइड्रो पावर नहीं होता। और टूरिज्म, पर्यटन में, बायोडाइवर्सिटी में, ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने में, तो सभी का योगदान यही होता है। चाहे बांधों का महत्व है, चाहे झीलों का महत्व है, चाहे नदियों का महत्व है, इंपोर्टेंस इनमें लगभग एक जैसे हैं। ये लास्ट वाले कमेंट दिखाना। सर आईजीएनपी नहीं पढ़नी क्या? देखो जो आईजीएनपी वाला पार्ट है वो अपने को कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जाम्स में सिलेबस में अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, तो बाद में अपने को नहीं पढ़ना है। सिलेबस में अगर सिंचाई करके अपने टॉपिक दिया हुआ है तो सिंचाई वाला पार्ट अगर दिया हुआ है तो हमें कवर करना है, और सिंचाई वाला नहीं दिया हुआ तो हमें कवर नहीं करना है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।